दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल SSK एजुकेशन पर स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे एडुटेरिया के से संबंधित प्रमुख करंट अफेयर यानी एडुटेरिया वर्ष 2021-22 से जुड़े जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे उन सारे करंट अफेयर्स को देखेंगे। यानी वर्ष 2021-22 के पर्यावरण से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न एडुटेरिया। तो दोस्तों जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों को इस वीडियो में कराने का प्रयास कर रहे हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेरा पानी मेरी विरासत योजना की शुरुआत की है। मेरा पानी मेरी विरासत योजना की शुरुआत अभी हाल ही में हरियाणा सरकार के द्वारा किया गया है। किस राज्य सरकार के द्वारा? हरियाणा सरकार के द्वारा अभी हाल ही में मेरा पानी मेरी विरासत योजना की शुरुआत की गई है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड मेरा पानी मेरी विरासत योजना? तो हरियाणा सरकार के द्वारा मेरा पानी मेरी विरासत योजना की शुरुआत की गई है। दोस्तों यदि अगर हम बात करें अपने अगले प्रश्न, अगर इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर है तो दोस्तों अगर हम बात करें, मेरा पानी मेरी विरासत योजना हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा लॉन्च की गई। मेरा पानी मेरी विरासत योजना हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा लॉन्च की गई। दोस्तों कहते हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी हैं। इस योजना के अंतर्गत हरियाणा के डार्क जोन में शामिल क्षेत्रों में धान की खेती छोड़ने तथा धान के स्थान पर अन्य विकल्पित फसलों की बुआई करने वाले किसानों को 7,000 रुपये प्रति एकड़ की प्रोत्साहन धनराशि राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। दोस्तों कितने हजार की धनराशि? 7,000 रुपये प्रति एकड़ की प्रोत्साहन धनराशि राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। किसके लिए? तो वो धान की खेती को छोड़ने तथा धान के स्थान पर अन्य विकल्पित फसलों की बुआई करने के लिए 7,000 रुपये की धनराशि किसानों को दी जाएगी हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा। दोस्तों हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न है, भारत ने किस वर्ष तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो दोस्तों भारत ने किस वर्ष तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है? 2070 तक। यानी 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य भारत के द्वारा निर्धारित किया गया है। दोस्तों अगर हम बात करें, इससे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं। क्या प्रश्न बन सकते हैं दोस्तों? तो दोस्तों अगर हम बात करें नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक? 2070 तक। और मिस्र के शर्म अल शेख में COP 27 के सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। कहते COP 27 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27 के सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? मिस्र के शर्म अल शेख में किया जाएगा। दोस्तों कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 का आयोजन वर्ष 2028 में संयुक्त अरब अमीरात में किया जाएगा। आपसे प्रश्न कर दे, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 का आयोजन वर्ष 2028 में संयुक्त अरब अमीरात में कहाँ किया जाएगा? संयुक्त अरब अमीरात में किया जाएगा। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंच अमृत का मंत्र दिया। आपसे प्रश्न कह दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पंच अमृत का मंत्र किस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी में दिया गया है? तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 में पंच अमृत का मंत्र दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। दोस्तों अगर हम बात करें, भारत 2030 तक अपनी नॉन फॉसिल कैपेसिटी को 500 गीगावाट तक पहुंचाएगा। भारत 2030 तक अपनी 50% ऊर्जा जरूरतें नवीकरणीय ऊर्जा से पूर्ति करेगा। भारत 2030 तक कार्बन एमिशन में कुल 1 बिलियन टन की कमी करेगा। अगर हम बात करें, भारत 2030 तक अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन इंटेंसिटी को 45% से भी कम करेगा। अगर हम बात करें, वर्ष 2070 तक संपूर्ण भारत नेट जीरो का लक्ष्य हासिल कर लेगा। आपसे कह दें, संपूर्ण भारत नेट जीरो का लक्ष्य कब हासिल कर लेगा? 2070 तक लक्ष्य हासिल कर लेगा। चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में स्थित हैदरपुर आर्द्रभूमि को भारत का 47वां रामसर स्थल घोषित किया गया है? तो दोस्तों हैदरपुर आर्द्रभूमि है जो भारत का 47वां रामसर स्थल है। भारत का 47वां रामसर स्थल हैदरपुर आर्द्रभूमि है और यह किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? तो हाल ही में हैदरपुर आर्द्रभूमि को भारत का 47वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है।
दोस्तों उत्तर प्रदेश में स्थित हैदरपुर आर्द्रभूमि को भारत का 47वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के कुल 9 स्थल रामसर सूची में शामिल हो चुके हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की प्रगति को ट्रैक करने के लिए पर्यावरण मंत्रालय द्वारा किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की प्रगति को ट्रैक करने के लिए पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा प्राण पोर्टल को लॉन्च किया गया है। किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है? प्राण पोर्टल को लॉन्च किया गया है। दोस्तों केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वायु प्रदूषण को नियमन करने तथा नागरिकों को वायु गुणवत्ता संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए प्राण पोर्टल को लॉन्च किया गया है। नागरिकों को वायु गुणवत्ता संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए प्राण पोर्टल को लॉन्च किया गया है। दोस्तों अगर हम बात करें भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का वनावरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.71% है। तो दोस्तों ये बिल्कुल कथन सही है। अगर कहते भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वनावरण, भारत का वनावरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में कितना है? तो 21.71% कुल वनावरण है भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का। वनावरण में वृद्धि करने वाले राज्यों में आंध्र प्रदेश शीर्ष स्थान पर है। बिल्कुल सही है दोस्तों, यानी कि भारत में सर्वाधिक वनों की वृद्धि आंध्र प्रदेश में देखा गया है। भारत में मैंग्रोव क्षेत्र 4,992 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 0.15% है। भारत में मैंग्रोव क्षेत्र 4,992 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 0.15% है। ये भी कथन सही है। तो दोस्तों उपयुक्त सभी कथन सही हैं। यानी कहते भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वनावरण कितना है? तो 21.71%। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वनों की वृद्धि हुई है? तो आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। कहते भारत में मैंग्रोव क्षेत्र कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है? तो 4,992 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जो भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है मैंग्रोव वन? तो 0.15% है। दोस्तों अगर हम बात करें पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है दोस्तों? भूपेंद्र यादव हैं। भूपेंद्र यादव ने 13 जनवरी 2022 को इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 जारी किया। यानी 13 जनवरी 2022 को इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 जारी किया गया, जिसमें वन क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश के बाद अरुणाचल प्रदेश छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा वन है। यानी पहला स्थान वन क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन मध्य प्रदेश में, दूसरा अरुणाचल प्रदेश में और तीसरा छत्तीसगढ़ में है। भारत में वनावरण 7,13,789 वर्ग किलोमीटर में है। 7,13,789 वर्ग किलोमीटर में भारत में वनावरण है, जबकि वृक्ष आवरण यानी वृक्षों का आवरण 95,748 वर्ग किलोमीटर में है। भारत में वन और वृक्ष आवरण का प्रतिशत 24.62% है। भारत में वन और वृक्ष आवरण का प्रतिशत 24.62% है। चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का पहला घास संरक्षण क्षेत्र का निर्माण कहाँ किया गया है? भारत का पहला घास संरक्षण क्षेत्र का निर्माण कहाँ किया गया है दोस्तों? उत्तराखंड में। भारत का पहला घास संरक्षण क्षेत्र का निर्माण उत्तराखंड में किया गया है और उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के रानीखेत में भारत का पहला घास संरक्षण क्षेत्र का निर्माण किया गया है। यहाँ विभिन्न औषधीय एवं सांस्कृतिक महत्व के घास की 90 प्रजातियाँ उगाई गई हैं। तो दोस्तों पहला घास संरक्षण क्षेत्र कहाँ निर्माण किया गया है? उत्तराखंड में। और कितनी प्रजातियाँ उगाई गई हैं?
90 प्रजातियां उगाई हैं उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में। चलिए दोस्तों, चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 में भारत के किस समुद्री तट को ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है? तो दोस्तों, वर्ष 2021 में भारत के किस समुद्री तट को ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्रदान किया गया है? तो ब्लू फ्लैग प्रमाणन कोवलम तथा ईडन को दिया गया है। कोवलम तथा ईडन समुद्री तट को ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्रदान किया गया है। वर्ष 2021 में 2 भारतीय समुद्री तटों कोवलम तमिलनाडु तथा ईडन पुडुचेरी, कोवलम कहाँ का है? तमिलनाडु का है, तथा ईडन पुडुचेरी में स्थित है, को ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्रदान किया गया। इसके साथ ही भारत में अब तक कुल 10 समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्रदान किया जा चुका है। यानी भारत के कुल कितने समुद्री तट हैं जिनको ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया जा चुका है दोस्तों? तो ब्लू फ्लैग प्रमाणन भारत के 10 समुद्री तटों को दिया जा चुका है। यह प्रमाण पत्र डेनमार्क के फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। दोस्तों, चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। अगर हम बात करें, वर्ष 2021 में रामसर सूची में शामिल निम्नलिखित स्थलों में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो वर्ष 2021 में रामसर सूची में शामिल निम्नलिखित स्थलों में कौन से सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो दोस्तों, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में स्थित है और यह एक रामसर सूची है। बाधवाना वेटलैंड गुजरात में स्थित है और ये भी एक रामसर स्थल है। थोल झील वन्यजीव अभयारण्य गुजरात में स्थित है। तो दोस्तों, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में स्थित है, बाधवाना वेटलैंड गुजरात में स्थित है, थोल झील वन्यजीव अभयारण्य गुजरात में स्थित है और भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान में नहीं स्थित है दोस्तों। भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा में स्थित है। यानी भिंडवास वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा में स्थित है और इसे रामसर सूची में शामिल किया गया है। चलिए दोस्तों, चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, सितंबर 2021 में प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश कौन बन गया है? तो दोस्तों, सितंबर 2021 में प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश भारत बन गया है। पहला एशियाई देश कौन बन गया है दोस्तों? भारत बन गया है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं अगर इससे महत्वपूर्ण क्या बन सकता है दोस्तों। तो 16वें सतत सम्मेलन में भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त द्वारा इंडिया प्लास्टिक पैक्ट को लॉन्च किया गया। यह प्लेटफॉर्म भारतीय उद्योग परिसंघ तथा वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया की संयुक्त पहल है। इस समझौते का उद्देश्य वातावरण से प्लास्टिक पैकेजिंग को बाहर रखना है। चलिए दोस्तों, चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न, विश्व के पहले प्लेटिपस अभयारण्य का निर्माण किस देश में किया जा रहा है? तो दोस्तों, विश्व के पहले प्लेटिपस अभयारण्य का निर्माण ऑस्ट्रेलिया में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया में किया जा रहा है। अगर हम बात करें विश्व के पहले प्लेटिपस अभयारण्य की, तो विश्व के पहले प्लेटिपस अभयारण्य का निर्माण ऑस्ट्रेलिया में किया जा रहा है। इसका उद्देश्य प्लेटिपस नामक जीव के संरक्षण और पुनर्वास को बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? प्लेटिपस नामक जीव के संरक्षण और पुनर्वास को बढ़ावा देना। चलिए दोस्तों, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन बन गया है दोस्तों? तो सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा अभयारण्य सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। दोस्तों, अगर हम बात करें जिम कॉर्बेट कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में स्थित है। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में है, काजीरंगा असम में है और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में स्थित है। अगर हम बात करें असम में स्थित काजीरंगा नेशनल पार्क का सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बना। इसका उद्देश्य उद्यान में होने वाले अवैध शिकार को रोकना है। काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है।
काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत किस मंत्रालय द्वारा वृक्षारोपण अभियान 2021 की शुरुआत की गई है? तो आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत अभी हाल ही में वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है दोस्तों? तो अभी हाल ही में पर्यावरण एवं वन दोस्तों अभी हाल ही में कोयला मंत्रालय के द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत अभी हाल ही में कोयला मंत्रालय के द्वारा वृक्षारोपण अभियान 2021 की शुरुआत की गई है। दोस्तों कोयला मंत्रालय द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की गई। कोयला मंत्रालय के गो ग्रीनिंग अभियान के तहत 2385 हेक्टेयर पर वन लगाने का निर्णय लिया गया है। तो कोयला गो ग्रीनिंग अभियान की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा की गई है? तो गो ग्रीनिंग अभियान की शुरुआत कोयला मंत्रालय के द्वारा किया गया है और 2385 हेक्टेयर पर वन लगाने का निर्णय किया गया है। चलिए दोस्तों चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, जून 2021 में भारत ने किस देश के साथ पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? जून 2021 में भारत ने किस देश के साथ पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो दोस्तों जून 2021 में भारत ने किसके साथ? तो भारत ने जून 2021 में भूटान के साथ जून 2021 में भारत ने भूटान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। 18 जून 2021 को भारत और भूटान ने पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। यानी भारत और भूटान ने पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। यह समझौता ज्ञापन जलवायु परिवर्तन, अपशिष्ट प्रबंधन आदि के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देगा। चलिए दोस्तों चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का पहला शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला हवाई अड्डा कहाँ बनाया जा रहा है? तो भारत का पहला शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला हवाई अड्डा कहाँ बनाया जा रहा है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में बनाया जा रहा है। भारत का पहला शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला हवाई अड्डा कहाँ बनाया जा रहा है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, जेवर हवाई अड्डे को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला हवाई अड्डे के रूप में विकसित किया जा रहा है। चलिए दोस्तों चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत में नए बने टाइगर रिजर्वों में निम्नलिखित में कौन से सही सुमेलित नहीं हैं? तो दोस्तों नए टाइगर रिजर्व बनाए गए हैं भारत में और नए टाइगर रिजर्व में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो देख लेते हैं। हम कहें रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य अभी हाल ही में बनाया गया टाइगर रिजर्व है और ये राजस्थान में स्थित है, ये सही है। अगर कहते रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है और यह एक प्रमुख टाइगर रिजर्व है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में स्थित है और यह भारत का एक टाइगर रिजर्व है। श्रीविल्लीपुथुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो श्रीविल्लीपुथुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में स्थित है। दोस्तों अगर हम बात करें, हाल ही में भारत में 3 नए टाइगर रिजर्व बनाए गए हैं, जिनमें श्रीविल्लीपुथुर मेघामलाई 51वां, रामगढ़ विषधारी 52वां तथा गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान भारत का 53वां टाइगर रिजर्व है। भारत का 53वां टाइगर रिजर्व। भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व? 53 टाइगर रिजर्व हैं, जिसमें से श्रीविल्लीपुथुर मेघामलाई 51वां है और ये कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। रामगढ़ विषधारी 52वां टाइगर रिजर्व है, कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका राजस्थान में। और कह दे गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो 53वां टाइगर रिजर्व है और एक कहाँ स्थित है? तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में स्थित है। चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का पहला लाइकेन पार्क कहाँ स्थापित किया गया है?
तो भारत का पहला लाइकेन पार्क कहाँ स्थापित किया गया है दोस्तों? भारत का पहला लाइकेन पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। भारत का पहला लाइकेन पार्क उत्तराखंड के मनुस्यारी में भारत का पहला लाइकेन पार्क स्थापित किया गया है। इस पार्क का विस्तार 1.5 एकड़ में है। भारत का पहला लाइकेन पार्क का विस्तार कितने एकड़ में? 1.5 एकड़ में है तथा यहाँ लाइकेन की 80 से भी अधिक प्रजातियां हैं। लाइकेन की 80 से भी अधिक प्रजातियां हैं। दोस्तों अगर हम बात करें राजस्थान में हरित आवरण को बढ़ावा देने हेतु किस मंत्रालय द्वारा प्रोजेक्ट बोल्ड की शुरुआत की गई है? तो राजस्थान में हरित आवरण को बढ़ावा देने हेतु किस मंत्रालय के द्वारा प्रोजेक्ट बोल्ड की शुरुआत की गई है? तो दोस्तों प्रोजेक्ट बोल्ड की शुरुआत खादी और ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा किया गया है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा प्रोजेक्ट बोल्ड की शुरुआत की गई है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा प्रोजेक्ट बोल्ड की शुरुआत राजस्थान के उदयपुर में की गई है। राजस्थान के उदयपुर में कौन सी योजना की शुरुआत की गई है? प्रोजेक्ट बोल्ड की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा? खादी और ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा की गई है। इसके तहत राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र में हरित आवरण को बढ़ावा देने तथा आदिवासियों की आय को बढ़ाने के उद्देश्य से बांस के पौधों का रोपण किया जाएगा। बांस के पौधे के रोपण को प्रोत्साहित किया जाएगा। तो दोस्तों बांस के पौधे के रोपण को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोजेक्ट बोल्ड की शुरुआत किस राज्य में किया गया है? राजस्थान राज्य में किया गया है। चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है IQ एयर क्वालिटी इंडेक्स रिपोर्ट 2021 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों IQ वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो अगर हम बात करें दुनिया का सर्वाधिक प्रदूषित देश बांग्लादेश रहा। तो एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 के संबंध में दुनिया का सर्वाधिक प्रदूषित देश बांग्लादेश है, बिल्कुल सही है। सबसे प्रदूषित राजधानी नई दिल्ली रही। विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी नई दिल्ली है IQ वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 के अनुसार। सबसे प्रदूषित शहर चीन का हॉटन शहर रहा, बिल्कुल सही है दोस्तों। सबसे प्रदूषित शहर चीन का हॉटन शहर है। सबसे प्रदूषित शहर चीन का हॉटन शहर है। सबसे प्रदूषित शहरों में गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का स्थान ऊपर से दूसरा है। सबसे प्रदूषित शहरों में गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का स्थान ऊपर से दूसरा रहा। दोस्तों अगर हम बात करें कि इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर शीर्ष 30 सबसे प्रदूषित शहरों में 22 भारतीय शहर हैं। यानी कि 2020 में IQ वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट जारी किया गया जो प्रदूषित शहरों में शामिल किया गया। तो प्रदूषित शहरों में 22 भारतीय शहर, 30 के ऊपर शहरों में भारत के 22 शहर शामिल है जो सबसे प्रदूषित है। सबसे कम प्रदूषित देश प्यूर्टो रिको है। प्यूर्टो रिको सबसे कम प्रदूषित देश है। बांग्लादेश के बाद पाकिस्तान एवं भारत सबसे प्रदूषित देश है। यानी कि सबसे अधिक प्रदूषित है एयर क्वालिटी इंडेक्स में बांग्लादेश, फिर पाकिस्तान, फिर भारत सबसे प्रदूषित देश में शामिल है। दोस्तों अगर हम बात करें अपने अगले प्रश्न की, भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी दोस्तों? तो अगर हम बात करें भारत का पहला विद्युत भूतापीय परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? तो भारत का पहला भूतापीय विद्युत परियोजना लद्दाख में स्थापित की जाएगी। कहाँ स्थापित की जाएगी? लद्दाख में स्थापित की जाएगी। भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना लद्दाख के पूगा गांव में स्थापित की जाएगी। यह परियोजना ONGC, LAHDC तथा लेह विद्युत विभाग के बीच त्रिपक्षीय समझौता है, जिसका निर्माण कार्य 2022 के अंत तक पूरा हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड। वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 पाने वाली पहली भारतीय और एशियाई महिला कौन बनी है? वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 पाने वाली पहली भारतीय और एशियाई महिला कौन बनी है दोस्तों? तो ये सुमित्रा मित्रा
अनीता देसाई, कृति के करंत और दिव्या हेंगड़े में कृति के करंत वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 पाने वाली पहली भारतीय और एशियाई महिला बन गई हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें वाइल्ड एलिमेंट फाउंडेशन द्वारा सतत विकास, जलवायु परिवर्तन तथा वन संरक्षण की दिशा में बेहतरीन कार्य के लिए डॉक्टर कृति के करंत को वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 से कृति के करंत को सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय और पहली एशियाई महिला बन गई हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।